हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग। अपना जो प्लांट पॉइजनिंग था, प्लांट का टॉक्सिसिटी था, वो खत्म हो गया है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, हमने डे टू डे लाइफ में काफी सुने हैं। और मेरे हिसाब से हमने फूड पॉइजनिंग के नाम पे काफी स्कूल में, कॉलेज में बहाने भी मारे हैं, है ना। तो एक एक करके देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या है और कितना सीरियस है, इससे क्या क्या हो सकता है। Having said that, let's start the today's topic. So, food poisoning can be a isolated case or sometimes it may be a mass food poisoning. जैसे कहीं पे भोज हो गया, कहीं पे लंगर लग गया, शादी है, कहीं पे ब्याह है। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर कॉन्टामिनेटेड फूड था जो लार्ज पॉपुलेशन ने कंज्यूम किया था, तो वहाँ पे मास फूड पॉइजनिंग देखने को मिलती है। या फिर ये इंडिविजुअल फैमिली में होता है, तो वो आइसोलेटेड केस की तरह भी हमको देखने को मिलता है। मास फूड पॉइजनिंग में है मेडिको लीगल एंगल, तो ये इंटेंशनल भी हो सकता है, होमिसाइडल भी हो सकता है, या फिर एक्सीडेंटल भी हो सकता है। मगर यहाँ पे ये मेडिको लीगल एंगल में आता है। दस अगर कहीं पे मास फूड पॉइजनिंग होती है, तो जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी होती है, हर कंट्री में रहती है पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, वहाँ पे हमको इनको टाइम पे सूचना देनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है। सो ये जो फूड पॉइजनिंग है, ये जनरली हाइजीन और सैनिटेशन की कमी की वजह से होती है। जो इसके कॉजेज हैं, फूड पॉइजनिंग होने के कॉजेज हैं, वो जनरली जो सबसे मेजर कॉज है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस। अगर हम लंबे समय तक खाने को अच्छे तरीके से स्टोर ना करें, या फिर हम स्टील फूड खा रहे हैं, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टामिनेशन सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ऐसे पैरासाइट्स का मैनिफेस्टेशन रहे कहीं पे, और या फिर ऐसे कोई प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं जो हमको फूड पॉइजनिंग करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फिश और सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमको फूड पॉइजनिंग करा सकते हैं। या फिर कहीं कहीं पे क्या है कि होटल्स पे हो गया, या फिर बाहर ऐसे एरिया पे बहुत ज़्यादा फूड एडिटिव्स भी यूज होते हैं कलर ऑर्डर इम्प्रूव करने के लिए, तो उनकी भी कहीं पे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई हो, तो उसको कैसे डायग्नोस करना है। हिस्ट्री रहेगी कि आदमी ने फूड लिया है जो कंटामिनेटेड था। अगर ये आइसोलेटेड केस है, तो उसकी फैमिली में ऐसा रहा होगा कि उसने कुछ तो ऐसा बनाया होगा जिससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। या फिर मास केसेस में है, तो मास में लोगों को ये दिक्कतें साथ में देखने को मिलेंगी। क्लिनिकल पिक्चर्स हम उसको देख सकते हैं, स्टूल एनालिसिस और फूड एनालिसिस। जहाँ पे सस्पेक्टेड फूड है, उस फूड की एनालिसिस कर सकते हैं क्या उसमें कोई कंटामिनेशन है। या फिर स्टूल एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें हमको कोई इसका जो कल्प्रिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसे हम फूड पॉइजनिंग को डायग्नोज कर सकते हैं। जो जनरल मैनेजमेंट है फूड पॉइजनिंग का, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। हम ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, जो जनरली अपना इलेक्ट्रॉल या फिर जीवन जल बोल के आता है, तो ORS दे सकते हैं। और फ्लूइड को हम नॉर्मल हाइड्रेशन तक मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन है, अपना सीवियर वोमिटिंग या डायरिया होके, तो ऐसे केसेस में हम IV रिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। और नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट्स दे सकते हैं, जैसे काओलिन, पेक्टिन और लोपेरामाइड जैसे नॉन सिलेक्टिव एंटी डायरियल एजेंट्स मिलते हैं, जो मोटिलिटी को कम करते हैं या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशंस को कम करते हैं। और जो अपना डायरिया है, फ्लूइड लॉस है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस है, उसको कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो फूड पॉइजनिंग होके ट्रीट करने से अच्छा है कि हम फूड पॉइजनिंग से पहले खुद को प्रिवेंट करें। तो ये जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में है, प्रिवेंशन फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम को इंटरव्यू के लिए। 5 मार्क्स में हाई चांसेस है इसके भी आने के लिए। तो बाई मीट प्रोडक्ट्स और फिश प्रोडक्ट्स और सी फूड फ्रॉम दी हाइजेनिक आउटलेट। अगर हमको कुछ मच्छी, मांस या ऐसे कोई भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो हम जहाँ पे हाइजीन मेंटेन वाला आउटलेट है, वहाँ से ही ऐसे सब्सटेंस को लेंगे। कहीं पे कुछ 2-4 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो उसके चक्कर में हम अनहाइजीनिक जगह में से मीट प्रोडक्ट्स जनरली नहीं खरीदना चाहिए। डू नॉट कंज्यूम एक्सपायरी फूड आइटम्स। तो जो भी फूड आइटम्स है एक्सपायर्ड हो गए हैं, तो उनको बियॉन्ड एक्सपायरी डेट नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि अरे खाने की आइटम है, कुछ नहीं होता है, ये लिखने की बातें हैं, लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टेक प्रोपरली कुक्ड फूड। जो भी पका के खाने वाले आइटम है, उनको हमको प्रॉपरली पका के खाना चाहिए। अवॉइड रॉ प्रोडक्ट्स, स्पेशली अगर कोई मीट प्रोडक्ट्स है, तो उसको हमको रॉ नहीं खाना चाहिए। उसको अच्छी तरीके से सफिशिएंट टाइम के लिए पका के खाना चाहिए। और कहीं पे अगर हम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, कच्चा मिल्क जनरली कंज्यूम किया जाता है, तो ऐसी जगह पे हम पास्चराइज मिल्क ही यूज करेंगे। और डू नॉट यूज क्रैक्ड एग्स। जो हम अंडे लेके आते हैं, उनको बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं करना है। और कोई अंडा टूटा है, क्रैक है, तो ऐसे अंडे को भी हम नहीं कंज्यूम करेंगे, उसको हम डिस्पोज या डिस्कार्ड कर देंगे।
स्टोर फूड अकॉर्डिंग टू दी लेवल्स, जो फूड में लेवल्स दिया है, किस फूड को कहाँ रखना है, किस फूड को रेफ्रिजरेशन करना है, किस फूड को रूम टेम्परेचर में रखना है, किस फूड को जस्ट कवर करके रखना है, क्या करना है। तो उसमें फूड के लेवल्स में लिखा रहता है, हमको उस लेवल को फॉलो करना चाहिए। अवॉइड फूड कॉन्टामिनेशन, फूड कॉन्टामिनेशन को हमको जितना हो सके उतना अवॉइड करना पड़ेगा। कुक्ड फूड शुड बी ईटन इमीडिएटली, अवॉइड स्टेल फूड्स, बासी खाना जनरली नहीं खाना चाहिए, ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। अगर अभी भूख लग रही है तो अभी बना के खाना चाहिए। मेंटेन द टेम्परेचर गाइडलाइन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स के अलग अलग टेम्परेचर गाइडलाइन रहते हैं, किसी को 20 डिग्री में रखना होता है, किसी को 25 डिग्री में, है ना, किसी को हम 30 डिग्री तक भी रख सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमको खाने को स्टोर करके रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। और सस्पिशियस फूड नीड्स टू बी डिस्कार्डेड, अगर कहीं पे हमको डाउट आ रहा है कि ये खाना खराब हो चुका है या फिर खाने से कोई बदबू आ रही है या फिर इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल मैनिफेस्टेशन हो सकता है, तो ऐसे फूड को हमको इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए। खाने से पहले या खाने के बाद में हाथ धोना चाहिए। जो पकाने वाले बर्तन हैं या खाने वाले बर्तन हैं वो हमेशा साफ होने चाहिए। एंड क्लीन कटिंग एंड स्टोरेज मटेरियल्स, तो ये जो हमेशा जैसे हमारे पास चॉपिंग बोर्ड रहते हैं, चाकू वाकू रहते हैं, है ना, या फिर हम जहाँ पे खाना वाना रखते हैं पका के या पकाने से पहले, तो ऐसे जो मटेरियल्स रहते हैं उनको हमेशा साफ तरीके से रखना चाहिए। जो भी हम फ्रूट मटेरियल्स, वेजिटेबल मटेरियल्स मार्केट से लेके आते हैं उनको प्रॉपरली क्लीन कर लेना चाहिए विथ कॉपियस वाटर, और उसके बाद ही उसको कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि जनरली हम फ्रूट्स को पका के नहीं खाते, हम इनको रॉ तरीके से एडिबल होते हैं ये, तो ऐसे में उसको अच्छी तरह से धोना जरूरी है। और जो वेजिटेबल्स हैं जनरली हम जो सलाड्स निकालते हैं वो भी जनरली रॉ कंज्यूम किए जाते हैं, तो उसको भी अच्छी तरीके से धोना जरूरी है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करके हम फूड पॉइजनिंग के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो अवॉइड अनकुक्ड और सस्पिशियस फूड इन दी डाइन आउट्स, अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में गए, बाहर गए हैं और हमको लग रहा है कि ये खाना अच्छे से नहीं पका है या फिर इसमें कोई दिक्कतें हो सकती है, तो ऐसे खाना को नहीं खाना चाहिए। बाहर हम जा रहे हैं तो हर जगह से ड्रिंकिंग वाटर नहीं लेना चाहिए, घर से पैक करके लेके चलो, या फिर बाहर से जो सील्ड बोतल है वहां से पैकेज्ड वाटर खरीद के खाना चाहिए। डू नॉट ईट रोड साइड फूड्स, जनरली उसमें हाइजीन की बहुत कमी रहती है और बहुत स्ट्रॉन्ग एडिटिव जैसे कलर टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, अरोमा के लिए बहुत सारे एडिटिव्स भी डाले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी होते हैं और फूड पॉइजनिंग भी करा सकते हैं। तो ऐसे खाने को जनरली अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल रखी है फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो जैसे हम देखेंगे दो डिफरेंट और बहुत कॉमन टाइप के फूड पॉइजनिंग, जो पहले तो होता है कि बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, दूसरा होता है प्रोटोजोअल फूड पॉइजनिंग। तो यू जस्ट फॉलो मी, आई विल मेक इट वेरी इजी। तो जो अपना ये बैक्टीरियल टाइप का कंटामिनेशन के होने से वाला फूड पॉइजनिंग है, इसमें जो कॉमन बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग कराते हैं वो स्टेफाइलोकोकस स्पेसीज, उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम स्पेसीज हो गया, सैल्मोनेला हो गया, सीजेला हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसीज। तो ये जनरली कहाँ पे मिलता है? पास्ता, पेस्ट्री, नूडल्स, मीट, वेजिटेबल, स्टेल फूड, मिल्क, एग, इम्प्रॉपर हैंडल्ड फूड और कंटामिनेटेड वाटर, ऐसे सारी चीजों में ये सारे बैक्टीरिया मिलते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, टॉक्सिन्स हैं इनमें से, जैसे सेरुलाइट्स हो गया, इंटेरोटॉक्सिन्स हो गया, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इनमें। तो ये अगर किसी को बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग हो गई है तो वहाँ पे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेडेक जैसे सिम्टम्स, एब्डोमिनल क्रैम्प जैसे सिम्टम्स, या फिर फीकल मटेरियल में ब्लड जाना, ऐसे सिम्टम्स को देखने को मिल सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल है कि नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टूल का कल्चर टेस्ट कर सकते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ऐसे हम अगर हम WBC देखेंगे तो हमको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, और हम फूड प्रोडक्ट की भी एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन था कि नहीं था। और क्योंकि आदमी रैपिडली डिहाइड्रेटेड हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट को भी मॉनिटर करेंगे। तो ये जो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग हो गई, इसको मैनेज करने के लिए जनरली हम सपोर्टिव थेरेपी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करेंगे। ORS देखो नहीं है तो IB में जाएंगे। एंटीबायोटिक्स देना जरूरी है। स्टूल रिपोर्ट में कौन सा बैक्टीरिया आया है और कौन से एंटीबायोटिक के साथ वो सेंसिटिव है, वो वाले एंटीबायोटिक हम यूज करेंगे। या फिर हम एम्पेरिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक कवरेज हमको प्रोवाइड करे। राइट, इस तरीके से हम बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग को आराम से मैनेज कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली जैसे हमने प्रोटोजोअल फूड पॉइजनिंग की बात करी है, ये भी बहुत कॉमन है बैक्टीरिया के साथ साथ में, जैसे इंटोमीबा हिस्टोलाइटिका हो गया, जायरडिया इंटेस्टाइनलिस हो गया, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई हो गया, सार्कोसिस्टिस स्पीसीज हो गया और माइक्रोस्पोरोडिया, ये कुछ ऐसे प्रोटोजोआ है
जो हमको कॉमनली फूड पॉइजनिंग कराते रहते हैं। जनरली कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होते हैं, या फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। इनमें जो प्रोटोजोआ है ना, इनके जो ट्रोपोजोइट्स रहते हैं, ये अपने जीआई सिस्टम से आराम से इन्वेट करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचते हैं, जहां जाके ये खुद को मल्टीप्लाई करते हैं और क्लिनिकल फीचर्स लेके आते हैं। तो जो इनके क्लिनिकल फीचर्स है वो एमीबियासिस, डिसेंट्री ऐसे देखने को मिलते हैं। या फिर जो इनके ट्रोपोजोइट है, ये अपने लंग्स में, लिवर्स में, ब्रेन में, पेरेंकाइमा या स्प्लीन में जाके उनका अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। और इनको हम डायग्नोसिस करने के लिए हम बैक्टीरिया की तरह इनका भी स्टूल टेस्ट और कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर सकते हैं। ऐसे ही हम इनको मैनेज करने के लिए हम बैक्टीरिया की तरह पे जो सपोर्टिव मैनेजमेंट है, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, ओआरएस, ये सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। और एंटी प्रोटोजोवल ड्रग्स दे सकते हैं। तो एंटी प्रोटोजोवल में जो हमारे पास कॉमन ड्रग्स है वो मेट्रोनिडाजोल हो गया, टिनिडाजोल हो गया, सक्निडाजोल हो गया, ओरनिडाजोल हो गया। ऐसे जो हमारे पास एजोल्स ड्रग्स हैं, ये एंटी प्रोटोजोवल की तरह से काम करते हैं। या फिर एंटीबायोटिक्स में भी कुछ है जो एज एंटी प्रोटोजोवल भी काम करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के एंटीबायोटिक हो गए, जो एंटीबायोटिक तो है ही और एंटी प्रोटोजोवल भी काम करते हैं। तो इस तरीके से हम जो प्रोटोजोआ रिलेटेड फूड पॉइजनिंग है उसको हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे जो वायरस रिलेटेड फूड पॉइजनिंग है, जिसमें से सबसे कॉमन है रोटा वायरस, एडिनो वायरस और पैराबाबू वायरस। इसमें हमारे पास फ्लूइड सप्लीमेंटेशन करना है, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करके रखना है, और जो भी अपना क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा। हम एंटीबायोटिक से एंटी प्रोटोजोवल देंगे तो वायरस क्योर नहीं होगा। यहाँ पे एक अप्रोच है ब्रैट अप्रोच बोल के, BRATT, बनाना, राइस, एप्पल, टी एंड टोस्ट। ये जो 5 कंपाउंड है ये इसको कम करने में हेल्प करता है, ऐसा एविडेंसेस बोलते हैं। तो हम ब्रैट अप्रोच ले सकते हैं, बनाना, राइस, एप्पल, टी एंड टोस्ट। तो ऐसे ही अगर पैरासाइट हो, एग्जाम्पल जापानीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम, ये जो पैरासाइटिक है, इसमें जनरली आदमी क्या करते थे ना, रॉ फिश को खाते थे। अब जापानीज फूड तो आपने देखा ही होगा, जहाँ पे जैसे बहुत सारे ऐसे फूड है जो रॉ तरीके से खाए जाते हैं, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, तो वहाँ पे ऐसे चीजें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे ऐसी चीजों को हमको अवॉइड करना चाहिए, राइट। और जो जनरली बहुत टाइम पे जो फूड पॉइजनिंग है वो साइकोजेनिक भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमको सपोर्टिव मैनेजमेंट ही देना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो फूड पॉइजनिंग के स्पेक्ट्रम में आती थी, और उनको हम कैसे डायग्नोज करें, उनके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं और उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हमने आज के क्लास में देखा। आज की क्लास खत्म करने से पहले हम इसको फिर से एक बार जस्ट रिपीट करेंगे हर क्लास की तरह। फूड पॉइजनिंग बहुत ही कॉमन है, ये आइसोलेटेड केस भी हो सकता है, मास पॉइजनिंग भी हो सकता है। मास पॉइजनिंग है तो मेडिको लीगल एंगल है, तो हेल्थ अथॉरिटी को हमको बताना पड़ेगा। और जो इसके कॉजेज है वो जो सबसे कॉमन कॉज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगस। ऐसे ही पैरासाइट्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआज हो सकते हैं, राइट। फिर अपना प्लांट्स हो गया, कोई फिश ऐसे टिपिकल रहते हैं जो हम फूड पॉइजनिंग करा सकते हैं, या फिर फूड एडिटिव्स लाइक कलर्स और एजेंट्स जो रहते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए हिस्ट्री रहती है, क्लिनिकल पिक्चर रहता है, और स्टूल एनालाइज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में जनरली हम सपोर्टिव मैनेजमेंट देखेंगे, नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट्स लाइक काओलिन, पेक्टिन जो जीआई इरिटेशन कम करते हैं, लोपेरामाइड जो एंटी मोटिलिटी ड्रग है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसके प्रिवेंशन का समरी यही है कि कॉशियसली हमको लेना चाहिए, जो क्लीन है, जो अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, वो चीजें लेनी चाहिए। रिस्की चीजें को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली हमने बैक्टीरियल में देखा कि स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला, शिगेला स्पीसीज बहुत कॉमन है। तो ऐसे में हमको एंटीबायोटिक और सपोर्टिव मैनेजमेंट देके इसको मैनेज करना चाहिए। प्रोटोजोआ भी बहुत कॉमन है, तो ऐसे में हमको सपोर्टिव मैनेजमेंट और एंटी प्रोटोजोवल ड्रग देनी चाहिए। वायरस में जनरली हमारे पास कोई भी ड्रग नहीं है, तो हम ब्रैट अप्रोच लेते हैं। पैरासाइटिक में हमको एंटी हेलमिंथ्रिक या एंटी पैरासाइटिक ड्रग देके इसको क्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फूड पॉइजनिंग को डायग्नोज करके उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही था। आपको आज का क्लास कैसा लगा प्लीज बताइए, और हम अभी नेक्स्ट क्लास में एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। सो तब तक के लिए आप भी इसको ध्यान देके रिवाइज करिए। थैंक यू।